अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी रिफत मैम। आज हम क्लास 7th के हिस्ट्री का चैप्टर डिवोशनल पाथ टू द डिवाइन का कंटिन्यूशन करेंगे। तो बच्चों आज स्टार्ट करेंगे द सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र। 13th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा सेंट पोइट्स थे जिनके सॉन्ग्स मराठी में हुआ करते थे और ये लोगों को इंस्पायर करते थे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेंट पोइट्स ज्ञानेश्वर, एकनाथ, नामदेव और औरतें जैसे सुखुबाई और फैमिली को ऑफ चोखा मेला वगैरह थे और ये सारे अनटचेबल महर कास्ट से ताल्लुक़ रखते थे। ये रीजनल ट्रेडिशन भक्ति का जो फोकस करता था विथॉल टेम्पल पे जो पंढरपुर और साथ ही साथ एक अपना पर्सनल गॉड एक इंसान के दिल में था। सेंट पोइट्स रिजेक्ट करते थे रिवाजों को जिनकी वजह से तबका और सोशल डिफरेंस पैदा होती थी। वो रिजेक्ट करते थे एक दूसरे से अलग होने से। वो चाहते थे कि वो जॉइंट फैमिली में ही रहे और इन लोगों की मदद करे जिन लोगों को ज़रूरत है मदद की। एक नया आइडिया इमर्ज हुआ कि भक्ति एक दूसरे के साथ दुख बांटना होता है। एक गुजराती सेंट नरसी मेहता कहते हैं कि मैं एक विष्णु हूँ जो दूसरों के दर्द को समझता है। अब हम पढ़ेंगे नथपंथीज, सिद्धास और योगीज के बारे में। जैसा कि हमें पता है कि बहुत सारे रिलीजियस ग्रुप्स इमर्ज हुए जो क्रिटिसाइज करते थे रिचुअल्स और रिवायती मजहबों को। इन्हीं रिलीजियस ग्रुपों में से कुछ ग्रुप थे नथपंथीज, सिद्धास और योगीज थे। ये लोग समझते थे कि मगफिरत का रास्ता मेडिटेशन है और ये मेडिटेशन वो लोग योग आसनस और ब्रीदिंग एक्सरसाइज से हासिल कर सकते थे। लो कास्ट में ये रिलीजियस ग्रुप बहुत मशहूर हुआ और उनके क्रिटिसिज्म की वजह से वो नॉर्थ इंडिया में काफ़ी मशहूर हो गए। अब हम पढ़ेंगे इस्लाम एंड सूफीज़म के बारे में। संत और सूफीज के बीच में काफ़ी चीज़ें कॉमन थी और ये माना जाता था कि उन्होंने एक दूसरे से आइडियाज़ एडॉप्ट किए हैं। सूफीज मुस्लिम आरिफाना थे। वो रिलीजियसिटी को रिजेक्ट करते थे और जोर देते थे खुदा की तरफ प्यार और अकीदत और बाकी लोगों से हमदर्दी और शफकत करने पे। इस्लाम में एक अल्लाह ताला को माना जाता है। 18th और 19th सेंचुरी में रिलीजियस स्कॉलर्स ने ये बहुत सारे शराइत और दीनियात डेवलप किए इस्लाम के और इस्लाम बहुत ही ज़्यादा कम्प्लेक्स बन गया। तो बच्चों सूफीज इलाबरेटेड रिवाजों को और कोड ऑफ बिहेवियर जो मुस्लिम स्कॉलर्स ने डिमांड करते थे इन्हें रिजेक्ट किया। सेंट्स की तरह सूफीज भी पोएम्स लिखते थे, प्रोज लिखते थे, किस्से लिखते थे, कहानियाँ लिखते थे जो उनकी इर्द गिर्द होता था। सेंट्रल एशिया के सूफी गजाली, रूमी और सादी काफ़ी मशहूर थे। सेंट्स की तरह सूफीज भी बिलीव करते थे कि दिल को ऐसे ट्रेन किया जा सकता है कि वो इस दुनिया को एक अलग नज़रिया से देखें। इन्होंने ट्रेनिंग के लिए जिक्र, समा, रक्स और तखमील और सांस रोकने की तरीके आजमाए जो वो मास्टर या पीर की गाइडेंस में करते थे। और फिर इमर्ज हुआ सिलसिलाज, एक रूहानी नस्बनामा सूफी टीचर्स का जो मुख्तलिफ तरीक़ों से इंस्ट्रक्शंस और रिचुअल प्रैक्टिस कराते थे। 11th सेंचुरी के बाद सेंट्रल एशिया के बहुत सारे सूफीज हिंदुस्तान आ गए और ये प्रोसेस तब ज़्यादा मजबूत हुआ जब दिल्ली सुल्तान ने हुकूमत शुरू की और पूरे सब कॉन्टिनेंट में बहुत सारे सूफी सेंटर्स भी बन गए।
چشتی سلسلہ بہت زیادہ بااثر آرڈر تھا. اس میں لمبی لمبی لائنیں تھیں ٹیچرز کی، جیسے خواجہ معین الدین چشتی، قطب الدین بختیار، بابا فرید وغیرہ وغیرہ. صوفیز اپنے اسمبلیز کو خانقاہز میں رکھتے تھے. سارے عقیدت مند انہی خانقاہوں میں جاتے تھے جہاں وہ اپنے روحانی اور دینوی مسئلوں کو حل کرتے تھے. کچھ لوگوں کو لگتا تھا کہ صوفیز کے پاس پاور ہے، معجزہ ہے جو باقیوں کے دکھ درد کو ختم کرتا ہے. تو بچوں انشاءاللہ باقی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.